हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे। देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी विल कवर देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गन फंक्शन टेस्ट लाइक LFT, KFT एंड TFT। तो जो मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ लीवर हैं इस पर क्वेश्चन आता है, and what are these functions and what are their tests। so जो मेजर लिवर फंक्शन टेस्ट है दे कैन बी क्लासिफाइड। एक तो होता है टेस्ट बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन में बाइल पिगमेंट का एक्सक्रीशन, बाइल सॉल्ट, ब्रोमोसल्फोलिन, ये हम लोग मेजर करते हैं। जो टेस्ट बेस्ड ऑन दी सीरम एंजाइम्स होता है जो लिवर से डिराइव होता है, लाइक ट्रांसअमाइनेजेस, ALT, AST, एल्कालाइन फॉस्फेटेज, 5-nucleotidase and gamma glutamyl transpeptidase GGT। There are some tests based on the metabolic capacity like galactose tolerance and anti-pyrin clearance test, and there are some tests based on the synthetic function like prothrombin test and serum albumin, and tests based on detoxification like hippuric acid synthesis। ये हिपैटिक फंक्शंस और जो जब डिरेंज होते हैं तो क्या क्या जो है सीरम मार्कर्स हैं उसके लिए। तो हीम कैटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो बिलिरुबिन बढ़ता है। जो हेपेटोसाइट इंजरी होती है तो एल्कालाइन फॉस्फेटेज एलानिन ट्रांसफरेज एंड ट्रांसमाइनेजेस, एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज और GGT ये इंक्रीज होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इम्पेयर्ड होगी तो सीरम एल्बुमिन कम होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो देर विल बी इंक्रीज यूरिया एंड इंक्रीज अमोनिया इन द ब्लड। एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म डिरेंज होगी तो इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज TGA बढ़ेगा। एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म डिरेंज होगी तो जो ड्रग्स का T-half बढ़ जाता है। बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म डिरेंज होगी तो इंक्रीज बाइल सॉल्ट्स होंगे। गैलेक्टोज टॉलरेंस क्या होता है? तो इट इज़ अ मोनोसैकेराइड। गैलेक्टोज जो है इट इज़ अ मोनोसैकेराइड विच इज़ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेटाबोलाइज्ड फ्रॉम बाय द लिवर, एंड द लिवर फंक्शन कैन बी असेस्ड बाय मेजरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ गैलेक्टोज, एंड दिस इज रिफर्ड एज द गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। और जिसमें जो है गैलेक्टोज 300 मिलीग्राम पर kg गैलेक्टोज होता है, ये दिया जाता है पेशेंट को IV, एंड 10 मिनट बाद 10 मिनट के इंटरवल पे फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स ब्लड विड्रॉ किया जाता है। और उस जो विड्रॉन ब्लड है उससे विल एस्टिमेट दी गैलेक्टोज लेवल। और इन द नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो हाफ लाइफ ऑफ गैलेक्टोज होती है इज अबाउट 10 to 15 मिनट्स, एंड दिस इज मार्केटली एलिवेट हो जाएगा हाफ लाइफ इन दी हेपेटोसेलुलर डैमेज है लाइक इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाइल मेटाबॉलिज्म में। तो जो बाइल होता है नॉर्मल जो बाइल की सिंथेसिस है तो RBC से हिमोलिसिस होती है, उसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। और फिर इसका ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है एल्बुमिन से कॉम्प्लेक्स बना के ब्लड में सर्कुलेट होगा, लीवर में पहुंचता है, वहाँ पे इसका ग्लूकोनाइजेशन होता है, ग्लूकोनेट ऐड होगा और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ से इट विल बी सिक्रेटेड इनटू इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन, और वहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब होके किडनी में यूरोबिलिन के नाम के रूप में रहेगा, एंड स्टूल में इट इज सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन। और वेनेवर जो है ये यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया मान लो इस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में, तो इफ इट इज गेट ब्लॉक देयर विल बी इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन द ब्लड। उसकी वजह से जो यूरोबिलिनोजन था, यूरोबिलिनोजन यूरिन में इंक्रीज हो जाता है, उससे येलोइश टिंच ऑफ यूरिन बढ़ जाएगा। एंड स्टर्कोबिलिन जो स्टूल में आ रहा था ये एकदम कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएगा, तो उसकी वजह से पेल स्टूल होगा। जो जॉन्डिस होता है 3 टाइप का होता है। तो हीमोलिटिक टाइप का जॉन्डिस प्री हेपेटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं, फिर पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस एंड इंट्राहेपेटिक या हेपेटिक जॉन्डिस, एंड हीमोलिटिक जॉन्डिस, प्री हेपेटिक जॉन्डिस आल्सो कॉल्ड मेडिकल जॉन्डिस, पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कोलेस्टासिस और सर्जिकल जॉन्डिस भी बोलते हैं। तो अगर सीरम बिलिरुबिन देखें तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है हीमोलिटिक में, ऑब्स्ट्रक्टिव में कॉन्जुगेटेड बढ़ता है, हेपेटिक में दोनों बढ़ेंगे। वंडरबर्ग जो रिएक्शन है तो इनडायरेक्ट वंडरबर्ग रिएक्शन पॉजिटिव होती है
एंड डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में डायरेक्ट पॉजिटिव रहेगी, और हेपेटिक जॉन्डिस में बाईफेजिक जो है। सीरम एंजाइम्स में जो एंजाइम्स लेवल जो है नॉर्मल होते हैं। हीमोलिटिक में जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ रहेगा, और ALT-AST मार्जिनली इंक्रीज हो सकते हैं। और हेपेटिक जो जॉन्डिस है उसमें AST एंड ALT बढ़ा हुआ, एल्कलाइन फॉस्फेटेस मार्जिनली बढ़े होंगे। बिलिरुबिन यूरिन में, हीमोलिटिक में बिलिरुबिन की अगर बात करें तो इट विल नॉट बी सिक्रीटेड, ऑब्स्ट्रक्टिव में इट विल बी सिक्रीटेड, एंड हेपेटिक में भी एक्सक्रीट होता है। यूरोबिलिनोजन देखें यूरिन में, अगर यूरोबिलिनोजन तो इसका एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हीमोलिटिक जॉन्डिस में, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ऐसा नहीं होगा, और हेपेटिक में भी नॉर्मल या कम ही रहेगा। हेयर सल्फर टेस्ट तीनों में पॉजिटिव आता है। पेल स्टूल विल बी प्रेजेंट इन दी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ओनली, एंड जो कॉज होता है हीमोलिटिक में देयर विल बी इंक्रीज ब्रेकडाउन, और उसकी वजह से इंक्रीज्ड जो बिलिरुबिन बन रहा है नॉन कॉन्जुगेटेड, तो इवन नॉर्मल लिवर कांट कॉन्जुगेट दिस हाई अमाउंट। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, उसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कांट फ्लो थ्रू द बिलियरी ट्री और वो ब्लड में आएगा। एंड जो हेपेटिक है उसमें इन्फेक्टिव और टॉक्सिक डैमेज टू लिवर हो जाता है, उसकी वजह से जो बिलिरुबिन बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करने की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर जाती है। फिर जो फीकल स्टर्कोबिलिनोजन फीकल में, तो ये प्रेजेंट रहेगा बहुत हाई मात्रा में हीमोलिटिक में, तो डार्क ब्राउन स्टूल होगा। इसमें एकदम अपसेंट ही रहता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, तो पेल कलर स्टूल होगा। और जो हेपेटिक होता है उसमें डिक्रीज होता है लेकिन रहेगा। फीकल फैट अगर देखें तो हीमोलिटिक में नॉर्मल रहेगा। जो कोलेस्टेटिक जॉन्डिस है उसमें देयर विल बी स्टेटोरिया, जो फीकल फैट ज़्यादा रहेगा। हेपेटिक में भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा। थाइमोल टर्बिडिटी देखते हैं, तो ये थाइमोल टर्बिडिटी मेनली मार्कर है ये हेपेटिक जॉन्डिस का। ऑब्स्ट्रक्टिव में स्लाइटली इंक्रीज होता है और हीमोलिटिक में तो नील रहेगा। तो ये हो गया जॉन्डिस। देन द रोल ऑफ प्लाज्मा एंजाइम्स इन द इवैल्यूएशन ऑफ लिवर पैथोलॉजी अगर देखें लिवर फंक्शंस, तो जो फर्स्ट इज ट्रांस अमाइनेजेस या अमाइनो ट्रांसफरेजेस जो बोलते हैं, तो उसमें मेनली जो है दो एंजाइम्स होते हैं। एक सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेजेस, जिसको आजकल एलानिन ट्रांस अमाइनेज बोलते हैं, और सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट का एलानिन ट्रांसअमाइनेज है, और सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसअमाइनेज SGOT जो है, OT का एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज है। एंड जो ALT है, ALT इज साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स है, वाइल AST इज फाउंड इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो ALT है, ALT इज केवल साइटोप्लाज्म से है, तो इट इज़ मोर सेंसिटिव एंड रिलायबल। नॉर्मल लेवल भी देखेंगे तो ALT का 5 to 40 के रेंज में होता है इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। AST का 5 to 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर रहेगा। देन नेक्स्ट एंजाइम विल बी एल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दी लिवर सेल्स लाइनिंग ऑफ दी बाइल कैनालिकुली की जो लाइनिंग होती है उससे डिराइव होता है, और जिसका अगर राइस है तो इट इंडिकेटर ऑफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है ये, and also alleviates in the cirrhosis and hepatic tumors also. Next is GGT, gamma glutamyl transferase. तो ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी टिश्यूज इंक्लूडिंग द लिवर, एंड ये मेनली अल्कोहलिज्म जो होता है उसमें, इसके अलावा बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में भी, एंड जो ड्रग इंड्यूस लाइक फेंटोइन टॉक्सिटी जो है ये सब में इंक्रीज हो जाता है। 5' न्यूक्लियोसिडेज, ये हेपेटोबिलियरी डिजीज़ में रिलेटेड होता है पैरेलल टू एल्कलाइन फॉस्फेटेज, बट एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है बोनी डिजीज़ में भी इंक्रीज होता है, बट ये 5' न्यूक्लियोसाइडेज स्पेसिफिक टू द लिवर। इसके अलावा सीरम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड आइसोएंजाइम ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लाइक LDH4 and LDH5 कैन ऑल्सो बी यूजफुल इन दी लिवर फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट कमिंग टू दी KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, तो इट मे बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स।
एक तो हो गया ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट देखने के लिए, तो जीएफआर मेजर करना है तो ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट देखेंगे। एक अपना ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट देखेंगे ट्यूब्यूल्स के लिए, कुछ मार्कर्स एनालिसिस करेंगे अपना सीरम में और ब्लड में, और यूरिन का जो रूटीन माइक्रोस्कोपी है। तो 4 तरीके से कर सकते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। पहला हो गया अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखने के लिए, इसमें क्लियरेंस टेस्ट करते हैं। तो क्लियरेंस टेस्ट जो है कैन बी ऑफ इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट, ये लगभग जीएफआर के बराबर ही होता है, दैट इज़ 125 मिलीग्राम पर मिनट। और इसमें जो इनुलिन होता है ये आइडियल सब्सटेंस है बिकॉज नीदर एब्जॉर्ब नॉर सिक्रेटेड इन दी ट्यूब्यूल्स। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके आईवी इंजेक्शन देना पड़ता है पेशेंट को। दूसरा होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, ये जो है क्रिएटिनिन जो होता है ये ट्यूब्यूल से ज़्यादा सिक्रेटेड होता है और सिक्रेट होता है, इसलिए थोड़ा सा हायर आएगा। और ये इसका 145 ml पर मिनट होता है, बट चूँकि बॉडी में ही बनता है, आईवी इंजेक्शन ही देना पड़ता है, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये इसका दिक्कत कि ये पार्टली रीअब्जॉर्ब हो जाता है ट्यूब्यूल से। रीअब्जॉर्ब हो तो थोड़ा जो है लोअर इसका वैल्यू रहेगा, तो 75 ml पर मिनट जो है इसका यूरिया क्लियरेंस टेस्ट आता है। एक दिक्कत और है कि इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोटीन कंटेंट इन द डाइट। हम कितना प्रोटीन खा रहे हैं तो उसका जितना प्रोटीन रहेगा उतना यूरिया ब्रेकडाउन होगा, यूरिया बनेगा। तो डाइट में प्रोटीन कंटेंट से भी ये वेरी करता है, एंड हेंस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द क्लियरेंस। एंड देयर इज पैरामोनोहैप्योरिक एसिड क्लियरेंस टेस्ट भी करते हैं फॉर रीनल ब्लड फ्लो। ये हो गया नेक्स्ट, ये हो गया ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट इज ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। ट्यूब्यूल का जो मेनली फंक्शन होता है यूरिन को कंसनट्रेटेड डाइल्यूट करना, तो उसके लिए जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक कर लेंगे, एंड इफ़ द यूरिन एंड प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी विल बी जो नॉर्मल होती है 2 to 4:1 के रेशियो में रहेगी। 2 से अगर कम या 4 से ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी हो रही है यूरिन की तो इट इज़ आइदर डाइल्यूटेड और कंसनट्रेटेड यूरिन। फिर यूरिन एसिडिफिकेशन टेस्ट जो है, तो यूरिन की जो पीएच होता है नॉर्मली इट विल बी लेस देन ना सीरम पीएच, मतलब सीरम का जो पीएच है उससे थोड़ा सा एसिडिक होती है। फिर ब्लड में जो एनालाइज करते हैं तो ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम प्रोटीन एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है वी कैन चेक। एंड यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में विल चेक द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन विच इज रिसीव्ड, द पीएच ऑफ यूरिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑस्मोलैरिटी एंड प्रेजेंस ऑफ एनी abnormal कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक प्रोटीन हो गया, कंटेंट ग्लूकोज है, आरबीसीज, पस सेल्स, कास्ट और कीटोन बॉडीज़, ये सब मिल सकता है। जो क्लियरेंस हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ क्लियरेंस एग्जैक्टली होता है क्या है, तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा दैट वुड बी कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस पर मिनट, तो उसको बोलते हैं क्लियरेंस टेस्ट। तो उसमें इसका फॉर्मूला होता है C=UV/P, वेयर C इज़ द क्लियरेंस विच इज़ मेजर्ड इन द ml per minute, and U is concentration of substance in urine in milligram per deciliter or millimole per liter, and P is concentration of substance in the plasma, and V is equal to volume of urine in ml per minute। ये आपका क्लियरेंस देगा। सिग्निफिकेंस क्या होता है क्लियरेंस टेस्ट का, तो इट इज़ द मोस्ट यूजफुल इन द क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द रीनल फंक्शन कराएगा। एंड व्हाट इज EGFR? EGFR इज एस्टिमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो इट इज़ द टेस्ट टू मेजर द किडनी फंक्शन एंड डिटरमाइन योर स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़, भी ये मेजर कर सकता है एस्टिमेट करके। तो लाइक जैसे CKD है उसमें करते हैं, EGFR यूज़ करते हैं। ये अपना ब्लड यूरिया, एज ऑफ द पेशेंट, सॉरी ब्लड क्रिएटिनिन, एज ऑफ द पेशेंट एंड बॉडी साइज, ये 3 पैरामीटर के बेसिस पे डिटरमाइन करता है स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ EGFR के थ्रू। एंड व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड कंपेयर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द क्लियरेंस टेस्ट? तो जो की फीचर्स है वो हैं कोई भी क्लियरेंस टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड बताने के लिए, तो एक तो जो सब्सटेंस होना चाहिए वो कम्प्लीटली क्लियर होना चाहिए फ्रॉम बॉडी बाय किडनी ओनली, शॉर्ट टी-हाफ होना चाहिए उसका, फ्रीली फिल्टर्ड विद ग्लोमेरुलस, नीदर एब्जॉर्ब नॉर सिक्रेटेड बाय इन ट्यूब्यूल्स, नॉन इन्वेसिव इंसर्शन होना चाहिए प्लाज्मा में, एंड हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी शुड बी देयर, एंड इजी डिटेक्टेबल होना चाहिए। दीज आर दी
7 criteria for determining a compound gold standard for renal clearance. Next, what are the factors that determine the glomerular filtration rate? तो GFR होता है, GFR का एक फॉर्मूला है, दैट इज इट इज़ अ KF इंटू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, वेयर जो KF है इट इज़ अ कोफिशिएंट एंड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से मल्टीप्लाई करके GFR निकालते हैं। तो इसमें जो कुछ फैक्टर्स हैं जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को चेंज करेंगे और कुछ फैक्टर्स हैं जो कोफिशिएंट है उसको चेंज करेंगे। तो एक तो जो हो गया जो प्रेशर को चेंज करेंगे उसमें क्या क्या हो जाएगा, तो एक तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, तो जो ग्लोमेरुलस में आर्टरी आ रही है और उसका प्रेशर, एफरेंट आर्टेरियल रेजिस्टेंस एंड इफरेंट आर्टेरियल रेजिस्टेंस, इट विल डिटरमाइन दी ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर कोलॉइडल ऑन्कोटिक प्रेशर इन दी ग्लोमेरुलस जो पुल कर रहा है। फिर बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट विल बी डिटरमाइन बाय दी, अगर कोई यूरेट्रिक स्टोन हो गया उसमें ऑब्स्ट्रक्शन इंटरेक्ट हो गया तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा बोमेंस कैप्सूल का। बोमेंस कैप्सूल का कैप्सुलर ऑन्कोटिक प्रेशर, ये इट विल सक दी फ्लूइड। एंड इसके अलावा चेंज इन द रीनल ब्लड फ्लो, कितना ब्लड उसमें आ रहा है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इट कैन लीड टू दी इंक्रीज इन दी चेंज इन दी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। और जो कोफिशिएंट है उसको चेंज करने के लिए ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है वही चेंज हो रहा है, या फेज पे इफेक्ट आ रहा है थ्रू दी इंक्रीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी परमिएबिलिटी और साइज, शेप, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर है, एंड अदर फैक्टर्स लाइक BMI एंड कोमोर्बिडिटीज, दे ऑल कैन determine the GFR। नेक्स्ट ये हो गया हमारा KFT। अभी चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गन फंक्शन टेस्ट दैट इज TFT, थर्ड फंक्शन टेस्ट। तो अंडर द थर्ड फंक्शन टेस्ट जो बायोकेमिकल पैरामीटर एग्जामिन किए जाते हैं सीरम में, तो क्या क्या है वो, एक तो टोटल T3 हो गया ट्राईआयोडोथायरोनिन, टोटल T4 हो गया टेट्राआयोडोथायरोनिन। नॉर्मल वैल्यू अगर देखें नैनोग्राम पर डेसीलिटर में, तो T3 इज़ 80 to 200, T4 जो है वो उसकी कंप्लीटली ज़्यादा होता है, 5000 to 12000 तक नैनोग्राम पर डेसीलिटर दिया जाएगा। ये तो टोटल है, तो उसमें बाउंड फॉर्म हटा दें तो फ्री T3 T4 क्या होता है, तो फ्री T3 इज अराउंड ओनली 0.2 to 0.5 नैनोग्राम पर डेसीलिटर, फ्री T4 विल बी 0.8 to 2.4 नैनोग्राम पर डेसीलिटर। TSH है इट शुड बी लेस देन 10 माइक्रो यूनिट पर ml, एंड प्रोटीन बाउंड आयोडीन चेक कर सकते हैं, तो 3 to 8 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है प्रोटीन बाउंड आयोडीन। एंड थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG जो है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन चेक कर सकते हैं, इट कैन बी इंक्रीज इन कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी, सिरोसिस एंड हाइपरस्ट्रोजेनिमिया, एंड इट कैन बी डिक्रीज इन एक्रोमेगली, हाइपोप्रोटीनीमिया एंड हाइपर एंड्रोजेनिज्म। इसके अलावा एंटी थायराइड परसोडियस एंटीबॉडी, एंटी TB एंटीबॉडी होती है, एंड थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, these all can be estimated in the third function test। बायोकेमिकल फाइंडिंग्स देखें अगर क्या होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो द सीरम T3 लेवल विल बी लो बायोकेमिकली, TSH हाई आएगा, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है उसकी वजह से, एंड सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल ये हाई आ सकता है, सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लेवल हाई हो सकता है, सीरम क्रिएटिनिन काइनेज कैन ऑल्सो बी हाई, एंड सोडियम कैन also be low। These all can be there in the biochemical findings। Next, coming to the biochemical findings in hyperthyroidism। तो hyperthyroidism में जो है टाइप ऑफ डिजीज़ जो है सीरम T4, सीरम T3 एंड सीरम TSH लेवल जो है भेजेंगे। तो उसमें अगर कन्वेंशनल टाइप का हाइपरथायरॉयडिज्म है तो सीरम T4 विल बी इंक्रीज, T3 विल ऑल्सो बी इंक्रीज एंड TSH विल बी लो। एंड T3 हाइपरथायरॉयडिज्म है तो T4 जो है इक्वल रहेगा, T3 केवल बढ़ेगा एंड TSH लो रहेगा।
एंड सब क्लिनिकल जो होता है, सब क्लिनिकल में एक ही चीज़ होती है कॉमन, डेट TSH विल बी लो, बाकी दोनों चीज़ नॉर्मल रहेंगे। एंड इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में जो IV TRH देते हैं तो एब्सेंट TSH रिस्पॉन्स आता है आफ्टर गिविंग दी IV TRH, एंड बिकॉज इट विल बी इनहिबिटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन। Anti-TPO antibody can be high in the hypothyroidism, and जो थायरोग्लोबिन एंटीबॉडी होती है कैन बी हाई इन ग्रेव्स डिसीज। थायरोग्लोबिन एंटीबॉडी ग्रेव्स डिजीज में हाई रहेगा। माइल्ड हाइपरकैल्सीमिया कैन बी देयर विथ हाइपोथायराइडिज्म। माइल्ड ग्लाइकोसूरिया कैन बी देयर, माइनर LFT abnormalities कैन बी देयर। और हाशिमोटो जो है थायराइटिस वन ऑफ द जो है कॉमन कंडीशंस है दैट इज एसोसिएटेड विद द हाइपोथायराइडिज्म। देन क्वेश्चन आता है कि नोडुलर इनलार्जमेंट इन द नेक है, इट इज़ वेरी कॉमन इन द पीपल अमंग पीपल लिविंग इन द माउंटेन एरिया, व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न। और इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ थायराइड इनलार्जमेंट इन आयोडीन डिफिशियंसी इन द डाइट। तो क्या होता है कि जब जियोग्राफिकल रीजन है विच आर अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, तो दैट लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपल लिविंग इन द माउंटेन एरिया, वाटर एंड सॉइल्स आर लो इन द आयोडीन कंटेंट, और उसकी वजह से आयोडीन डिफिशियंसी हो जाती है। वाटर और सॉइल दोनों में नहीं है आयोडीन, तो और आयोडीन केवल डाइट से मिलता है, तो देयर विल लो आयोडीन इन डाइट, आयोडीन डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी में। और फेलियर ऑफ ऑटो रेगुलेशन ऑफ T3 and T4 सिंथेसिस हो जाएगा। दिस विल एलिवेट द THH लेवल, एंड उसकी वजह से कंपेंसेंट्री इंक्रीज इन दी साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड होगा, एंड दिस कंडीशन विल लीड टू दी सिंपल एंडेमिक क्वाइटर। एंड बाद में विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मल्टीपल ऐसे इनलार्जमेंट होगा, तो नोडुलर इनलार्जमेंट इन द नेक के रूप में मैनिफेस्ट होगा थायराइड स्वेलिंग। तो ये हो गया हमारे सारे ऑर्गन टेस्ट। नेक्स्ट कमिंग टू दी प्रोटीन सिंथेसिस पार्ट। तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है अपना जेनेटिक कोड क्या है और व्हाट इज द वोबल्स हाइपोथेसिस। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट बेस सीक्वेंसेस होते हैं इन mRNA दैट एक्ट एज कोड वर्ड फॉर अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द जेनेटिक कोड और सिंपली कोडॉन्स। बाय डेफिनेशन जेनेटिक कोड या कोडॉन्स क्या हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस है इन दी mRNA दैट एक्ट एज अ कोड वर्ड फॉर अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिक कोड हैं, दे आर रिगार्डेड एज अ डिक्शनरी ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस। न्यूक्लियोटाइड बेस जो होते हैं AGCU इन टाइप के हैं, दैट डिटरमाइन दी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन दी प्रोटीन। जो टोटल 61 कोडॉन्स जो है ये 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं जिनसे प्रोटीन बनते हैं। तो उसमें से जो 3 कोडॉन हैं ये टर्मिनल कोडॉन्स हैं, AU और A और G आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, तो UAG हो जाएगा, ये UGA हो जाएगा। और ये टर्मिनेशन कोडॉन हैं 3, और 2 उसमें इनिशिएशन कोडॉन होते हैं, एक AUG और एक जगह अगर G कर देंगे तो GUG। ये हो गया हमारा जेनेटिक कोड। देन देयर विल बी वोबल्स हाइपोथेसिस, इट इज़ गिवन बाय द क्रिक, एंड इट इज़ द फिनोमेना इन विच जो सिंगल tRNA होता है इट कैन रिकॉग्नाइज मोर देन 1 कोडॉन। एक सिंगल tRNA मोर देन 1 कोडॉन रिकॉग्नाइज कर सकता है। दिस एक्सप्लेन द डिजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड, दैट इज दी डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड क्या होता है? दैट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कोडॉन फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। इसी वजह से होता है बिकॉज एक सिंगल tRNA मोर देन 1 कोडॉन रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो मोर देन 1 रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन जो है एक ही टाइप का अमीनो एसिड बनेगा। तो दे आर 20 अमीनो एसिड हैं और 61 कोडॉन्स हैं, और इन 61 कोडॉन्स के लिए 40 tRNAs हैं। रीजंस ऑफ वोबलिंग क्या होती है? तो जो 3' बेस होता है इन द कोडॉन ऑफन फेल्स टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ द एंटीकोडॉन, दैट इज 5' बेस। वोबलिंग है इज एट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंस इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 5' एंड ऑफ एंटीकोडॉन and the possible pairing of 5' base of anticodon of tRNA
विद द 3 एंड बेस ऑफ कोडॉन mRNA इज, क्या क्या हो सकते हैं, लाइक अगर जो एंटी कोडॉन में tRNA में जो है C है एंड तो C के साथ पेयरिंग जो है ये G की होती है, A के साथ U की होती है, तो दे आर द कन्वेंशनल बेस पेयरिंग। U के साथ इट कैन बी G ऑल्सो और A ऑल्सो, एंड G के साथ इट कैन बी U ऑल्सो और C ऑल्सो। तो ये इसको सर्कल्ड या नॉन कन्वेंशनल बेस पेयरिंग बोलते हैं। तो अगर जो है 5' एंड पे tRNA की ये चीज़ रहा तो 3' एंड पे ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं दे कैन बी ट्रू। नेक्स्ट आता है व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन apparatus इन दी यूकैरियोट्स। ट्रांसलेशन apparatus यूकैरियोट्स में क्या क्या है? फर्स्ट तो अमीनो एसिड हैं, टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जो है बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएंगे ह्यूमन के, नॉन इसेंशियल हमको डाइट से लेना पड़ता है, और अगर डिफिशियंसी हुई डाइट में तो प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप। राइबोसोम, तो राइबोसोम को फैक्ट्रीज और सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। एंड यूकैरियोट्स में 80S जो है राइबोसोम होते हैं, उसमें 60S और 40S सब यूनिट्स होती है। एंड इनकी 3 साइट रहेगी। ए साइट जो होगी राइबोसोम की, जहाँ पे ए साइड मतलब एक्सेप्टर साइट, जहाँ पे बाइंडिंग होता है ऑफ अमीनो एसिड tRNA का। फिर पी साइट है जो पेप्टिडिल tRNA होता है वहाँ बाइंड करता है, और ई साइट एग्जिट साइट। एंड ये जो है इट फाउंड इन दी दिस राइबोसोम, दे आर फाउंड इन एसोसिएशन विद दी रेप्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है RER, और वो दोनों मिल के RER राइबोसोम क्लस्टर बनाते हैं। एक पॉलीराइबोसोम होता है, इज यूज्ड व्हेन सेवरल राइबोसोम साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट ऑन अ सिंगल mRNA, इसको पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। ये 5' to 3' एंड पे है, धीरे मूव करेगा तो प्रोटीन अमीनो एसिड चेन का एलोंगेशन होगा। Next apparatus is mRNA. DNA has passed on the genetic the genetic information in the form of codons to the messenger RNA. अब मैसेज भेजता रहता है DNA to translate into the protein sequence. And transfer RNA, tRNA जो होते हैं, they carry amino acids and hand over them to the growing peptide chain. And amino acids is covalently bonded to the tRNA at the 3' end जो होता है tRNA का, वहाँ पे बॉन्ड रहते हैं। and each tRNA has 3 nucleotide base sequence that is anticodon, which is responsible to recognize the codon of mRNA. and human में there are 50 different types of tRNA हैं around, and some amino acids, particularly those with the multiple codons, have more than one tRNA. एनर्जी सोर्सेस जो ट्रांसलेशन में लगता है, तो बोथ ATP and GTP are required for the supply of energy in the protein synthesis. some of these reaction involve जो है GTP या ATP है, तो it will convert into the AMP and GMP. Protein synthesis, protein factors. The process of translation involves a number of complex protein factors, and these are needed for the initiation factor, elongation factor, termination factors, ये सारे होते हैं for protein synthesis. तो ये हो गया apparatus। फिर जो apparatus में बहुत इंपॉर्टेंट component है that is tRNA, तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो tRNA होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इधर 5' एंड होता है, और ऐसा इधर घूम के पूरा ऐसे करके ये आएगा, इधर 5' एंड है, इधर 3' एंड है। 3' एंड पे जो विल बी जो है अमीनो एसिड, और 5' to 3' जाएंगे तो ये लेवल पे एंटीकोडन होता है। mRNA में इधर 3' होगा, इधर 5' होगा, इधर 5' है, इधर 3' है, और ये एंटीकोडन और कोडन का अपना पेयरिंग बनेगा, लाइक C to G, A to A, U to जो है
ए, तो ये AUG बना, AUG इनिशिएशन कोडॉन है, इनिशिएट हो जाएगा। इनिशिएशन कोडॉन के लिए एंटी कोडॉन लाइक UAC हो सकता है। रोल देखें tRNA का, तो एक तो होता है कैरी करता है अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड जो है विद एंजाइम ऑफ अमीनो एसिड tRNA सिंथेज, तो और एक इसमें ATP कंज्यूम होगा, तो ये जो है एंजाइम AMP अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स बना देगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स है एंजाइम AMP अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, जब इसमें tRNA आएगा तो अमीनो एसिड tRNA बन जाएगा, एंजाइम और AMP रिलीज हो जाएंगे। नॉर्मल tRNA में अब अमीनो एसिड 3' एंड पे यहाँ पर जुड़ गया है, अमीनो एसिड tRNA बन गया है। अब जो बाइंडिंग ऑफ दिस अमीनो एसिड tRNA ये एक्सेप्टर साइट पे होगी, जो राइबोसोम के TS राइबोसोम का जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उसमें। और जो अगेन यहाँ पर एक GTP जो होता है ये लगेगा, GTP में कन्वर्ट होगा, और इलॉन्गेशन फैक्टर 1 अल्फा लगेगा, और एक अमीनो एसिड tRNA और यहाँ पर आके ऐड होगा। तो अब जो पहला वाला था इट विल नाउ शिफ्ट टू दी जो है P साइड, और दूसरा ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज कैटेगराइज्ड बाय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो इसका जो मेथिओनिन ग्रुप है ये दूसरे अमीनो एसिड पे ये ट्रांसफ़र कर देगा, और पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, और फिर एक अपना GTP लगेगा। एंड नेक्स्ट जो है ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, और ट्रांसलोकेशन में नाउ दिस नया वाला जो tRNA है जिस पे पेप्टाइड बॉन्ड बना है इट विल शिफ्ट फर्दर, और फिर नया जो है tRNA का ऐसा ट्रांसलोकेशन होता जाएगा। जो ये स्टेप हैं, तीनों स्टेप दे आर रिपीटेड अंटिल द टर्मिनेशन कोडॉन अराइव्स। उसकी वजह से पेप्टाइड चेन जो है सिंथेसाइज होती है। क्वेश्चन पूछे गए हैं व्हाट आर दी राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? राइबोसोम सुनने हैं हम लोग, एंजाइम सुनने हैं, व्हाट आर राइबोजाइम? तो दे आर द ग्रुप ऑफ RNAs which are act or which function as biologically catalyst and they are regarded as the non protein enzyme होते हैं राइबोजाइम्स। एंड अगर हम लोग चाहें कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनी राइबोजाइम इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो लाइक राइबोन्यूक्लियस P होता है, ये tRNA प्रिकर्सर्स को tRNA बनाने में हेल्प करता है, राइबोन्यूक्लियस P। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो है ये भी एक राइबोजाइम है, तो इट कैटेलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन द प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोसेस, एंड एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम लाइज विद द 28S RNA ऑफ द 26S राइबोसोमल सब यूनिट। 26S राइबोसोमल सब यूनिट का 28S RNA होता है, वो ये अलग काम करता है राइबोजाइम का। एंड इट इज़ देयरफॉर RNA दैट कैटेलाइजेस द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन द प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड बाय एनी प्रोटीन, RNA ही जो RNA होता है राइबोसोमल RNA ये कैटेलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम लोग देखें कि व्हाट आर द एनर्जेटिक्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो दिस द एंजाइम जो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज है कैटेलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड with the loss of a water molecule that is H2O, and the activity of this enzyme lies with the 28S RNA of the 60S ribosomal subunit, and it is therefore the rRNA and not the protein is referred to the ribozyme that catalyzes the peptide bond formation. As the amino acid in the amino acid tRNA is already activated, no additional energy is required for the peptide bond formation, and the net result of peptide bond formation is the attachment of the growing peptide chain to the tRNA in the A site. then we देखें कि what are the inhibitors of protein synthesis. तो inhibitors of protein synthesis, they majority of antibiotics interferes with bacterial synthesis and are harmless to the higher organism like humans.
तो एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन है दैट कॉजेज द मिसरीडिंग ऑफ mRNA एंड इंटरफियर्स विद द नॉर्मल पेयरिंग बिटवीन कोडॉन्स एंड इंटरकोडॉन्स, तो इनहिबिशन ऑफ इनिशिएशन कर देती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन inhibits the binding of amino acid tRNA to the ribosomal complex, तो अमीनो एसिड tRNA बनेगा ही नहीं, पड़े ये मिसरीडिंग करा दिया mRNA का, ये रीडिंग हुआ है लेकिन बाइंड ही नहीं करने दिया। फिर प्रोमाइसिन है हैज़ स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस टू अमीनो एसिड tRNA, ये इंटर करेगा इस साइट पे और वहाँ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है ग्रोइंग पेप्टाइड चेन में और रिलीज़ करा देता है पेप्टाइड चेन, तो प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ पेप्टाइड चेन हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और ये बहुत ही प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों में कराता है प्रोमाइसिन, इसलिए ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हैं ह्यूमन में। क्लोरामफेनिकॉल्स क्या है, कम्पिटेटिव इनिबिटर होता है ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का, तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनोवेट कर देगा एंड इंटरफियर्स विद द इलोंगेशन नहीं होगा पेप्टाइड चेन का। फिर इथ्रोमाइसिन जो है, इथ्रोमाइसिन 50 सब यूनिट्स है, उससे आके बाइंड कर जाता है बैक्टीरियल राइबोसोम के और इनिबिट करता है ट्रांसलोकेशन। तो दीज एंटीबायोटिक्स दे आर द इनिबिटर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के अलावा देखेंगे अदर इनिबिटर्स, तो दे आर लाइक डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है, ये डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है इनएक्टिवेट द लॉन्गिंग फैक्टर EF2 को इनएक्टिवेट करता है, प्रिवेंट्स द ट्रांसलोकेशन इन यूकैरियोटिक प्रोटीन्स। राइसिन जो है हाईली टॉक्सिक जो लेक्टिन है, कार्बोहाइड्रेट बाउंड प्रोटीन होता है राइसिन, एंड इट इज़ फाउंड इन द सीड्स ऑफ द कैस्टर ऑयल। इट इनहिबिट द असेंबली ऑफ अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन and block the protein synthesis and it may be used as a biological weapon, warfare में यूज़ कर सकते हैं राइसिन को। After translation now it's time for the post translational modification। प्रोटीन का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है? प्रोटीन synthesized in the translation are as such they are not functional and many changes take place in the polypeptides after the initiation of their synthesis, and after the protein synthesis completed these modifications are collectively called as post translational modification। क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं? पहले तो हो गया प्रोटीन की फोल्डिंग, 3D conformation of the proteins is important for their biological function। Some of the proteins are spontaneously generated the correct functionally active conformation like denatured pancreatic ribosome जो होता है ये अपने से होता है बना होता है functional form में ही। However, a vast majority of the proteins हैं they can attain the correct transformation only through the assistance of certain proteins। जो assistant protein है वो chaperones बोलते हैं। They are heat shock proteins and that facilitate and favor the interaction on the polypeptide surfaces to finally give the specific conformation of the protein। एक तो हो गया फोल्डिंग, दूसरा मॉडिफिकेशन हो गया प्रोटीओलिटिक डिग्रेडेशन। तो दिस सम पोर्शन ऑफ द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है दे आर रिमूव्ड बाय द प्रोटियोलिसिस टू लिबरेट द एक्टिव प्रोटीन्स and this process is commonly referred to as trimming। तो ट्रिमिंग जो होती है जिसमें लाइक प्रो इंसुलिन है उसको इंसुलिन बना दिया, जाइमोजेंस है लाइक ट्रिप्सिनोजेंस ना उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया लाइक ट्रिप्सिन। देन आता है अपना इंटीन स्प्लाइसिंग। तो इंटीन्स जो होते हैं दे आर इंटरवेनिंग सीक्वेंस इन सर्टेन प्रोटीन्स, दीज आर कंपेरेबल टू दी, जैसे mRNA में इंट्रॉन्स होते हैं नॉन फंक्शनल टाइप का बीच में रहेगा, उसी तरह ये इंटीन्स हैं एंड दे हैज़ टू बी रिमूव्ड एंड जो है एक्सटीन्स होते हैं दे वो उनको लाइगेट करना है इन अप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर दी प्रोटीन टू बिकम एक्टिव। तो इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग बोलेंगे। कोवलेंट मॉडिफिकेशन होता है, by these modification in the amino acids the protein may be converted to active or inactive forms। तो कोई ना कोई ऐसा रेसिड्यू का कोवलेंट बॉन्ड बन गया आएगा अमीनो एसिड के साथ, लाइक
क्या क्या होता है, लाइक फॉस्फोराइलेशन हो गया। तो फॉस्फोराइलेशन में वो जो है OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइक सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें जो है फॉस्फोरस जो ये ग्रुप होता है ये आगे ऐड होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ अमाइन एंजाइम प्रोटीन काइनेज, और फॉस्फोरिल जो है प्रोटीन बनते हैं इन देयर एक्टिव फॉर्म, लाइक ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम होता है, उसका फॉस्फोराइलेशन होता है। एंड उसके बाद जो है फॉस्फेटेज एंजाइम बॉन्ड होता है, प्रोटीन काइनेज उसको एक्टिव फॉर्म में बनाएगा, फॉस्फेटेज जो है उसको फिर अगेन फॉस्फोरस निकलवा देगा, डीफॉस्फोरेटेड प्रोटीन जो है इनएक्टिव हो जाएगी। देन हाइड्रोक्सिलेशन, प्रोटीन और लाइसिन अमीनो एसिड है, इसका विटामिन सी की प्रेजेंस में OH ग्रुप इसमें आगे ऐड होगा तो हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। एंड तो हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सिलेशन बन जाएगा, ये जो है कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वुंड हीलिंग में। फिर ग्लाइकोसिलेशन जो है ये होता है ऑक्सीजन जो लिंक्ड अमीनो एसिड है लाइक सेरीन एंड थ्रियोनिन, एंड नाइट्रोजन लिंक्ड अमीनो एसिड है लाइक एस्परजीन। इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिलेशन है तो कार्बोहाइड्रेट मोइटी आगे यूज ऐड होगी और ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगी। एंड कार्बोक्सिलेशन, ग्लूटामिक एसिड जो रेसिड्यू होते हैं उसमें विटामिन के की उपस्थिति में CO2 जो है ऐड होता है और कार्बोक्सिलेशन होता है, लाइक क्लॉटिंग फैक्टर का जो एक्टिवेशन होता है उसमें। फिर देयर आर सम सिलेक्टेड एग्जांपल्स ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू देयर अमीनो एसिड्स। तो जो अमाइनो टर्मिनल वाले अमीनो एसिड्स होते हैं उनका ग्लाइकोसिलेशन, एसिटाइलेशन, वेस्टाइलेशन एंड फॉर्मुलाइजेशन हो सकता है। कार्बोक्सी जो टर्मिनल अमीनो एसिड है उनमें मिथाइलेशन और ADP राइबोसिलेशन हो सकता है। एस्पार्टिक एसिड होता है उसका फॉस्फोरिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। सिस्टीन है उसका सिस्टीन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन, सेलेनोसिस्टीन, ग्लाइकोसिलेशन। ग्लूटामिक एसिड जो है ग्लूटामिक एसिड का मिथाइलेशन होता है, गाँव कार्बोक्सिलेशन होता है। हिस्टिडीन का मिथाइलेशन होता है, फॉस्फोरिलेशन होता है। लाइसिन का एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, बायोडिजलाइजेशन। फिनाइलएलानिन जो अमीनो एसिड है उसका ग्लाइकोसिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन। प्रोलीन का हाइड्रोक्सिलेशन होता है और ग्लाइकोसिलेशन होता है। सेरीन का ग्लाइकोसिलेशन एंड फॉस्फोरिलेशन होगा। थ्रियोनिन जो है थ्रियोनिन का मिथाइलेशन और फॉस्फोरिलेशन होता है। एंड टायरोसिन है, टायरोसिन का हाइड्रोक्सिलेशन, फॉस्फोरिलेशन, सल्फोनाइजेशन एंड आयोडाइजेशन भी होता है टायरोसिन। तो ये हो गया पूरा प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट विल कम टू दी प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स देखते हैं। तो फ्रॉम हियर नोट्स we will see the individual vitamins and minerals etc. तो सबसे पहले आते हैं विटामिन्स होते क्या हैं भाई। तो विटामिन्स हैं, दे कैन बी रिगार्डेड एज दी organic compounds required for in the diet in the small amount to perform the specific biological functions for normal maintenance of the optimum growth and health of the organism। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स अगर हम लोग देखें तो इट कैन बी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कैन बी विटामिन A, D, E and K फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल में B कॉम्प्लेक्स होगा, नॉन B कॉम्प्लेक्स होंगे, नॉन B कॉम्प्लेक्स विटामिन C है। B कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल एंजाइम्स हैं, उसमें से दे आर डिवाइडेड इनटू एनर्जी रिलीजिंग एंजाइम्स एंड हिपैटोपोएटिक विटामिन सॉरी। तो हिपैटोपोएटिक में विटामिन B9 है दैट इज फॉलिक एसिड, एंड B12 है साइनोकोबालामिन। और एनर्जी रिलीजिंग में थियामिन है, विटामिन B1, B2 राइबोफ्लाविन, नियासिन B3, पेंटोथेनिक एसिड B5, पैराडॉक्सिन B6 एंड बायोटिन B7। तो इसमें कौन मतलब 1 to 12 है, 1 to 12 में जो कौन कौन नहीं है, नहीं में
विटामिन B4 नहीं है, और उसको डबल करेंगे तो 8 नहीं है, और 10, 11 नहीं है, ये नहीं है। बाकी 1 से लेकर 12 तक सारे विटामिन होते हैं। बट उसमें से कुछ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, तो A, E, C दे आर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। तो ए का जो होता है एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म बीटा कैरोटीन, प्रो विटामिन ए होता है, एंड विटामिन E इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल, एंड C कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। फिर कुछ सल्फर कंटेनिंग विटामिन होते हैं, लाइक जो है B1 है थियामिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B7 है बायोटीन, दे आर सल्फर कंटेनिंग। सो क्वेश्चन आता है कि वाई टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन इज सीन मेनली विद रिस्पेक्ट टू द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो जो फैट सॉल्युबल हैं ED के, दे आर नॉट रिलीज इन द यूरिन, जबकि जो B कॉम्प्लेक्स और C है वाटर सॉल्युबल हैं, तो इस यूरिन में आराम से एक्सक्रीट हो जाएंगे, एंड एक्सक्रीट हो जा रहे हैं तो भाई बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होंगे, दे विल बी नॉन टॉक्सिक, एंड दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लार्ज कैविटी, एंड इसलिए इनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए इनकी भी इसी की। लेकिन जो ED के है ये एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं, तो एक्सेस कंजम्पशन बॉडी में स्टोर हो रहा है, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ दीज विटामिन, मेनली उसमें भी A और D का जो होता है, इट विल लीड टू देयर एक्यूमुलेशन, उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइपरविटामिनोसिस A, हाइपरविटामिनोसिस D। ये हो गया नया। अब आते हैं जो है इंडिविजुअल विटामिन में। तो सबसे पहले अपना विटामिन A है। तो विटामिन A जो है इसका अगर हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द बायोकेमिकल रोल एंड व्हाट इज द डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन A, तो एक तो रोल इन द प्रोसेस ऑफ विजन। तो जो प्रो विटामिन A है, बीटा कैरोटीन जो एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म में, इसका जो है कन्वर्जन होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन A अल्कोहल है, इट इज स्टेरॉयड हार्मोन होता है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में काम आता है। और इसका फिर आगे चेंज होता है रेटिनल में, विच इज़ विटामिन A एल्डिहाइड, एंड रेटिनिल फॉस्फेटेज में, जो ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस में होता है। जो रेटिनल है ना, ये विजुअल साइकिल में इंटर करता है, और इसका जो वॉल्स विजुअल साइकिल में रोल होता है। ये जो एल्डिहाइड वाला कंपोनेंट है, ये फर्दर चेंज हो सकता है रेटिनोइक एसिड में। तो ये विटामिन A जो है एसिड बोलते हैं इसको, और ये भी स्टेरॉयड हार्मोन है, ग्रोथ एंड हार्मोन डिफरेंशिएशन में काम आता है। जो वॉल्स विजुअल साइकिल है ये कैसे होती है, तो देयर इज रोडोप्सिन 11 से रेटिनल ऑप्सिन जो होता है, इसी को रोडोप्सिन बोलते हैं। और ये जो इसका ये ऑप्सिन से बनता है, एंड ऑप्सिन से रोडोप्सिन बना, दैट इज 11 सिस रेटिनल ऑप्सिन। एंड ये बनने के लिए तो 11 सिस रेटिनल चाहिए होता है। ये रेटिनल आइसोमरेज एंजाइम्स के में ये जो ट्रांस रेटिनल है ये सिस रेटिनल में कन्वर्ट होता है। एंड ये जो ट्रांस रेटिनल है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो लीवर में होता है, इसको ऑल ट्रांस रेटिनॉल में बना कन्वर्ट करता है, अल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेज कर देगा। जो एल्डिहाइड फॉर्म है वो अपना अल्कोहल फॉर्म में आ जाएगा, और ये आइसोमरेज से 11 से रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से ये अगेन NADH डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, इससे 11 से रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है, और ये साइक्लिकल प्रोसेस चलता रहता है। वैसे आगे जब ये ऑप्सिन रोडोप्सिन में और रोडोप्सिन ऑप्सिन में कन्वर्ट होता है, तो इधर ही से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है जो ट्रैवल करता है रेटिना में। ये तो विज़न का फंक्शन हो गया जो है। इसके अलावा और कौन से फंक्शन हैं, तो जो रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड हैं जो हमने बताया कि स्टेरॉयड हार्मोन की तरह काम करते हैं, दे रेगुलेट इन दी प्रोटीन सिंथेसिस एंड इन्वॉल्व इन दी ऑल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। दे मेंटेन दी हेल्दी एपिथेलियल टिश्यू को कर रखते हैं, उनका
क्रिएटिन बनने से रोकते हैं, एंड इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफेरिन। फिर रेटिनल फॉस्फेटेज एंजाइम जो है नेसेसरी होता है फॉर विच आर रिक्वायर्ड necessary for certain glycoproteins which are required for the growth and mucus secretion। रिटिनल फॉस्फेट चाहिए होता है उसके लिए। एंड बीटा कैरोटीन जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह फंक्शन करता है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर एंड बेनिफिशियल टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक। एंड विटामिन ए इज ऑल्सो रिक्वायर्ड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर इम्यून सिस्टम एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी विटामिन ए चाहिए होता है। विटामिन ए जो डिफिशियंसी है ये कैसे होती है, तो एक तो कॉज ये हो गया कि डाइटरी इनटेक ही पुअर है कंपेयर टू आरडीए फॉर क्वाइट समटाइम्स। अगर 2 से 4 महीने तक, क्योंकि स्टोरेज होता है 2 से 4 से काम चल जाएगा, 2 से 4 महीने तक अगर डाइटरी इनटेक नहीं है। आरडीए के बराबर आरडीए कितना होता है, मेल्स में आरडीए इज अराउंड 3500 इंटरनेशनल यूनिट, फीमेल्स में 2500 इंटरनेशनल यूनिट रहेगा। फेलियर टू मीट दिस इंक्रीजिंग, इसकी एक तो है कि भाई डाइटरी इनटेक पुअर ही है, एक तो डाइटरी इनटेक सही है लेकिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई, लाइक ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, इसमें डिफिशियंसी हो सकती है। होगी तो क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, तो इफेक्ट ऑन दी आइज आएगा। तो अर्लीस्ट सिम्टम्स उसमें जो है नाइट ब्लाइंडनेस है इन द फॉर्म ऑफ निक्टेरोपिया एंड प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी, इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है ऑफ नंबर ऑफ विजुअल सेल्स, सीवियर डिफिशियंसी इन केस ऑफ ज़ीरोफ्थैल्मिया, उसमें ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया हो सकता है, बिटॉट स्पॉट हो सकते हैं, एंड इफ परसिस्ट फॉर लॉन्ग कॉर्नियल अल्सरेशन एंड डिजेनरेशन कैन, इट विल लीड टू केराटोमलेशिया और उससे टोटल ब्लाइंडनेस आ सकती है। फिर एक तो ये आइस पे इफेक्ट हो गया विटामिन ए डिफिशियंसी का, तो नाइट ब्लाइंडनेस से जो है विजुअल सेल डैमेज, ज़ीरोफ्थैल्मिया, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, बिटॉट स्पॉट, कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्नियल डिग्रेडेशन, केराटोमलेशिया एंड ब्लाइंडनेस। इफेक्ट ऑन ग्रोथ, तो इम्पेयर्ड स्केलेटल फॉर्मेशन होगा। रिप्रोडक्शन पे आएगी तो स्टेरिलिटी आ सकती है स्पेशली इन मेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम डिजेनरेट कर जाता है विटामिन ए नहीं रहेगा तो। एंड इफेक्ट ऑन स्किन कम ड्राई एंड रफ, इफेक्ट ऑन एपिथेलियम, केराटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स होगा ऑफ जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, और उसकी वजह से केराटिनाइजेशन होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे बार बार, यूटीआई, आरटीआई, सारी चीज़ें होंगी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी स्टोन्स बनेगा। मैनेजमेंट अगर देखें तो सीरम विटामिन इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो सीरम विटामिन ए लेवल इंक्रीज आ सकता है एंड प्लाज्मा लेवल ऑफ रेटिनॉल बॉन्डिंग प्रोटीन ये लो हो सकता है। ट्रीटमेंट में तो डाइटरी इंटेक बढ़ा देंगे विटामिन ए का, और कैन डाइट में एनिमल सोर्स जो रिच हैं विटामिन ए में, या प्लांट सोर्स बोल सकते हैं। एनिमल सोर्स जो प्री फॉर्म्ड फॉर्म में रहेगा, प्री फॉर्म्ड रहेगा विटामिन ए उसमें, लाइक लिवर, किडनी, एग योक, मिल्क, चीज़, बटर, फिश, लिवर ऑयल, ये सारा चीज़। एंड जो प्लांट सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज प्रो विटामिन के फॉर्म में मिलता है विटामिन ए इसमें, तो येलो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं लाइक कैरेट, स्पाइनैक, अमरंथस, पम्पकिन्स, एंड फ्रूट्स हैं लाइक अपना मैंगो हो गया, पाया है, ये सब तो येलो और ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो सब में मिलता है। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 0 to 5 months का जो एज है उसमें 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, एंड 6 से 11 मंथ के एज के बच्चे हैं 1 लाख देंगे, और 6 मंथ से 6 साल के हैं या प्रेगनेंसी में भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। फिर विटामिन डी, विटामिन ए हो गया, नेक्स्ट इज विटामिन डी। तो उसमें सिंथेसिस कैसे होती है विटामिन डी की बॉडी में, बिकॉज विटामिन डी सिंथेसाइज इन द बॉडी।
तो बॉडी में जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है एनिमल्स और ह्यूमंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में स्किन में इट कैन कन्वर्ट इनटू कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल दैट इज विटामिन D3 और कैल्सियोल बोलते हैं इसको। ये डाइट से या विटामिन सप्लीमेंटेशन से भी डाइट कोलेकैल्सिफेरॉल ले सकते हैं अगर स्किन से धूप से नहीं मिल रहा है तो ये जब भी कैल्सिफेरॉल आएगा बॉडी में, लीवर में पहुंचेगा, वहाँ पे कैल्सियोल 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, इसको 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में या कैल्सी डाइऑल हो गया, डाइऑल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे किडनी में पहुँचेगा, वहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, तो ये 25 हाइड्रोक्सिलेज को 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल यह कैल्सी ट्राइऑल में कन्वर्ट कर देगा, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। एंड इट विल एक्ट एट 3 डिफरेंट लेवल, इंटेस्टाइन, किडनी एंड बोन्स, एंड इट मेंटेन्स दी प्लाज्मा कैल्शियम एंड फॉस्फेट टेबल ऑफ 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फंक्शन ऑफ विटामिन डी? 3 लेवल पे एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इंटेस्टाइन में जो कैल्सियोल है, कैल्सी जो एक्टिव फॉर्म है कैल्सी ट्राइऑल, तो कैल्सी ट्राइऑल जो है ये रिसेप्टर से बाइंड होता है साइटोसोल में, और कैल्सी ट्राइऑल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में जाएगा, वहाँ पे mRNA के साथ बाइंड करेगा और फिर DNA से बाइंड करेगा, DNA फिर mRNA बनाता है जो कोड करता है फॉर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, ये जो इंटेस्टाइन की सेल है उसमें कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब करके अपना प्लाज्मा में पहुँचाएंगे ल्यूमेन से। जो भी डाइट में कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और सीरम में कैल्शियम इंक्रीज होगा। फिर बोन में क्या एक्शन होगा, जैसे लॉन्ग बोन्स वगैरह हैं, वहाँ पे मान लो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं, तो कैल्सिट्रायोल ऑस्टियोब्लास्ट पे एक्ट करता है। कैल्शियम अपटेक फॉर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होगा ये ऑस्टियोब्लास्ट में, और बोन मिनरलाइजेशन बढ़ेगा, बोन फॉर्मेशन, बोन टर्नओवर बढ़ जाएगा। एंड एक्टिंग ऑन द किडनी, तो किडनी में कैल्सिट्रायोल कैल्शियम और फॉस्फेट का एक्रीशन को इनहिबिट कर देगा और रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देगा। उसकी वजह से इंक्रीज रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ जो है कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है, यूरिन में लॉस नहीं होने देगा। तो ये सारे इसके फंक्शन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई दैट विटामिन डी इज़ अ हार्मोन। तो 125 जो डाईहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल है, विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, इसको कंसिडर करते हैं एज एन इम्पोर्टेंट कैल्सिट्रोपिक हार्मोन। एंड विटामिन डी के जो फीचर्स होते हैं कई, वो उसको हार्मोन की तरह जस्टिफाई करते हैं। लाइक एक तो ये सिंथेसाइज होता है, बाकी विटामिन ऐसे डाइट में लिए जाते हैं ये, लेकिन स्किन में सिंथेसाइज हो सकता है यूवी रे के द्वारा। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कैल्सिट्रॉल में कन्वर्ट होता है बाय लीवर एंड किडनी। कैल्सिट्रायोल जो है इसका टारगेट ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्मोन टारगेट ऑर्गन होता है उसी तरह इसका इंटेस्टाइन, किडनी, बोन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन है। कैल्सिट्रायोल एक्शन इज सिमिलर टू दी स्टेरॉयड हार्मोन्स, इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर इन दी साइटोसोल है एंड कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स DNA में एक्ट करता है तो स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन जो एक कैल्शियम बॉन्डिंग प्रोटीन है। एक्टिनोमाइसिन डी है दैट इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ कैल्सिट्रायोल, दिस सपोर्ट द व्यू दैट द कैल्सिट्रायोल एक्ट एज अ थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज एक्टिनोमाइसिन ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। कैल्सिट्रायोल सिंथेसिस जो है इज सेल्फ रेगुलेटेड बाई फीडबैक मैकेनिज्म होती है, दैट कैल्सिट्रायोल डिक्रीजेज इट्स ओन सिंथेसिस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव फीडबैक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा, इट इज़ रिलेटिवली लेस कॉमन सिंस विटामिन डी जो है कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, बट फिर भी विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकती है।
तो क्यों होती है? एक तो इनएफिशिएंट सनलाइट एक्सपोजर है, लाइक पर्दा सिस्टम, अगर फीमेल प्रैक्टिस करती नहीं तो वहाँ पे हो सकता है, या घर पे ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं धूप से। फिर डाइटरी डिफिशियंसी, लाइक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट है या फैट मल एब्जॉर्प्शन है। एंड इनएफिशिएंट जो है एक्टिवेशन है, लाइक एल्कोहलिज्म, लिवर डिजीज़ में, किडनी डिजीज़ में, तो एक्टिव फॉर्म में नहीं बन पा रहा है। क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं? तो चिल्ड्रन में इट विल कॉज रिकेट्स एंड एडल्ट में इट कैन कॉज ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया में बोनी फ्रैक्चर एडल्ट में इंक्रीज हो जाएगा, और जो रिकेट्स है बच्चों में, तो उसमें बोन डिफॉर्मिटी होती है ड्यू टू इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन। और इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन की वजह से सॉफ्ट एंड प्लाइबल बोन होगी, और टूथ फॉर्मेशन एक तो डिले हो जाएगा। जो ये प्लाइबल बोन होगी तो वेट बेयरिंग जब बच्चा करेगा तो दे बेंड ना, लाइक बो लेग हो गया। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ दी विटामिन डी डिफिशियंसी। रिकेट्स हो गया तो मैनेज कैसे करेंगे? तो पहले इन्वेस्टिगेशन कंफर्म करेंगे अपना, सीरम विटामिन डी लेवल करा लिए और प्लाज्मा कैल्शियम लेवल कराया तो वो डिक्रीज आएगा। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है इंक्रीज आएगा, बिकॉज वो बोनी सोर्स भी होता है इसका, तो बढ़ेगा। ट्रीटमेंट, एक तो सनलाइट एक्सपोजर करवाएंगे, फिर डाइट रिच इन विटामिन डी देंगे। तो डाइट में अपना फैटी फिश हो गया, फिश लिवर ऑयल है, एंड एग योक है, ये सब चीज़ें हो गई। फिर जो मिल्क है, मिल्क इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। And by irradiating food like yeast that contains the precursor of vitamin D, like कर्ड वगैरह है उसमें, एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड लाइक मिल्क और बटर में फोर्टिफाई करके दे सकते हैं। एंड फार्माकोथेरेपी, कैल्शियम विटामिन D3 का जो टैबलेट आती है ये चला सकते हैं, और DABD डोज में विटामिन इंजेक्शन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है, दे सकते हैं। विटामिन डी का इंजेक्शन आता है, और IM इंजेक्शन लगता है 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का सैशेट विटामिन डी दिया 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का सैशेट आता है। नेक्स्ट इज विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट, इसको रीनल रिकेट्स या फिर रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी भी बोलते हैं। ये मेनली जो क्रोनिक रीनल फेलियर होता है या क्रोनिक किडनी डिजीज है, CKD, ये उसमें होता है। एंड जब पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो इम्पेयरमेंट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ कैल्सिट्रॉल होता है, किडनी में कैल्सिट्रॉल बन नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ दिस CKD। एंड बोनी चेंजेस लाइक रिकेट्स होते हैं, बट दे डज नॉट रिस्पॉन्ड टू विटामिन डी इन दी ऑर्डनरी डोजेस ना, बिकॉज वो कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइट, इसमें कैल्सिट्रॉल का एडमिनिस्ट्रेशन डाइट करना पड़ता है, ये इसका मेनली ट्रीटमेंट है। फिर आता है फैट सोलुबल में। नेक्स्ट इज विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, इसको विटामिन इन सर्च ऑफ अ डिजीज़ भी बोलते हैं विटामिन ई को, बिकॉज उसकी डेली डिजीज़ होती है। और टोकोफेरॉल इज दिस केमिकल नेम, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। तो प्रोटेक्ट्स दी पूफा फ्रॉम द परऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड सेलेनियम जो है इट हेल्प्स इन इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। बायोकेमिकल फैक्शन देखेंगे तो मेम्ब्रेन ऑक्सीडेंट है, इट इज़ इसेंशियल फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। एंड प्रोटेक्ट करता है RBC फ्रॉम हेमोलिसिस बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2O2। एंड प्रिजर्व एंड मेंटेन करता है जनरल एपिथेलियम को ऑफ गोनैड्स फॉर प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इन्हेंस करता है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स लाइक जो है ALA सिंथेज होता है, अमीनो लिबुलिक एसिड सिंथेज एंड ALA डिहाइड्रोजिनेज। एंड इट जो है ये हर एंजाइम्स जो है ये इंक्रीज करते हैं सिंथेसिस ऑफ हीम, तो ब्लड हेमाटोपोएटिक एंजाइम भी है विटामिन ई। इट रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, नो, स्टेबलाइजेस कोएंजाइम Q इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
इट प्रिवेंट्स दी ऑक्सीडेशन ऑफ दी विटामिन ए एंड कैरोटीन जो है उसका ऑक्सीडेशन भी रोकता है। एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन है, तो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का ही ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है। इट रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर स्टोरेज फॉर क्रिएटिन इन स्केलेटल मसल, प्रोटेक्ट लीवर फ्रॉम द टॉक्सिन लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द अमीनो एसिड फ्रॉम जीआईटी, ये बढ़ाएगा। प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड करता है एंड इट डिलेज द ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज, फाइब्रोएडेनोमा, ये सब प्रिवेंट करता है ड्यू टू प्रिवेंशन, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल जो है, इस वजह से। नेक्स्ट इज विटामिन ए डिफिशियंसी। तो जो डाइटरी डिफिशियंसी होती है अल्फा टोकोफेरॉल की, तो इसका आरडीए लगभग 10 मिलीग्राम है और 1 मिलीग्राम इज 1.5 इंटरनेशनल यूनिट, तो 15 इंटरनेशनल यूनिट जो है आरडीए हो गया मेल्स में। फीमेल्स में 8 मिलीग्राम या 12 इंटरनेशनल यूनिट है। एंड इसके अलावा अगर डिफिशियंसी नहीं भी है लेकिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, अगर पूफा का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज ऑफ टेक ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तब चाहिए होगा। प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में चाहिए। एंड अमंग ऑल दी फैट सॉल्युबल, जो एडी के बोलते हैं टॉक्सिक होता है, वो फैट सॉल्युबल है, उसमें ई जो है लीस्ट टॉक्सिक होता है। एंड स्टेरिलिटी, क्लिनिकल फीचर्स में अगर देखें तो स्टेरिलिटी मोस्ट कॉमन फीचर होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन। तो स्टेरिलिटी हो गया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, एंड डिजेनरेटिव चेंजेस हैं इन दी मसल, एंड चेंजेस इन दी सीएनएस है, रियली सीवियर सिम्टम्स लाइक इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी है, माइनर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये सीरम विटामिन ई लेवल कराएंगे, अगर लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो डिफिशियंसी है। और ट्रीटमेंट में पहले तो डाइट सही करेंगे, उसका विटामिन रिच डाइट देंगे। तो वेजिटेबल सोर्सेज जो होते हैं उसमें वेजिटेबल ऑयल इज़ अ रिच सोर्स, एंड व्हीट चर्म ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल एंड कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब में भी होता है। मेनली वेजिटेबल्स में तो केवल ऑयल्स में ही है, वेजिटेबल्स ऑयल्स और ये सब में। एनिमल सोर्स में मीट, मिल्क, एग, बटर, ये सब में होता है। एंड अगर डाइट से काम नहीं चल रहा है तो फिर फार्माकोथेरेपी करेंगे, उसमें 400 मिलीग्राम का विटामिन ई टैबलेट्स आती हैं, विल गिव फॉर 1 मंथ एटलीस्ट। देन नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के नेफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव होते हैं। विटामिन K1 लाइक फाइलोक्विनोन, विटामिन K2 मेनाक्विलोन, एंड विटामिन K3 ये मीनाडायोन। एब्जॉर्प्शन होता है, इट इज टेकन इन डाइट, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द गट फ्लोरा, या फिर डाइट से लिए, दोनों ही केस में विटामिन के अपना यहाँ पर बना। एंड बाइल सॉल्ट्स जो है के थ्रू विटामिन के एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अलॉन्ग विद दी फैट, जो काइलोमैक्रॉन्स होता है इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फैट के साथ एब्जॉर्ब हो गया विटामिन के। अब एब्जॉर्ब होकर करेगा क्या, व्हाट इज बायोकेमिकल रोल। तो क्लॉटिंग फैक्टर मेनली इफेक्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स पे। तो जो विटामिन के होता है, इसके हाइड्रोक्सी जो क्विनिन फॉर्म होती है, ये विटामिन के जो हाइड्रोक्सी क्विनिन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और एक 2-3 एपॉक्साइड फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है, आपस में रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू कनेक्ट हो रही होती है। और एक कार्बोक्सिलेज है, माइक्रोसोमल कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू प्रोटीन, जो ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू वाला प्रोटीन है, इसका गामा कार्बोक्सिलेशन होता है ऑफ ग्लूटामिक एसिड,
एंड इस गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड से फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगा सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड विटामिन के डिपेंडेंट जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं लाइक 2, 7, 9, 10 इनका जो है गामा कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा एंड इसकी वजह से जो इनएक्टिव प्रिकर्सर्स हैं ये एक्टिव फॉर्म में बन जाएंगे लाइक अपना प्रोथ्रोम्बिन विच कन्वर्ट टू थ्रोम्बिन जैमोजेंस हैं लाइक जो फैक्टर 7, 9, 10 दे विल बिकम एक्टिवेटेड फैक्टर 7, एक्टिवेटेड फैक्टर 9, एक्टिवेटेड 10 एंड ये सारे एक्टिवेटेड फैक्टर्स विल लीड टू दी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन ऑफ कोएगुलेशन। और जो है इसीलिए एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हैं लाइक ये डैकोमोरॉल है एंड डैकोमोरॉल का जो सिंथेटिक डेरिवेटिव दैट इज़ वारफरिन, ये जो रिडक्टेज एंजाइम है जो क्विनिन को विटामिन के हाइड्रोक्सीक्विनोन फॉर्म बनाने से रोक रहा है, ये साइकिल को ब्रेक कर रहा है। अगर ये साइकिल ब्रेक होगी तो ये वाली साइकिल भी ब्रेक हो जाएगी, ये ब्रेक होगी तो एक्टिवेशन नहीं होगा। नेक्स्ट कमिंग टू विटामिन के डेफिशिएंसी। तो विटामिन के डेफिशिएंसी जो है ये लेस कॉमन है बिकॉज इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से सिंथेसाइज हो रहा है। होगा कब, जब RDA जो है 70 से 140 माइक्रोग्राम पर डे है, इससे बहुत कम अगर विटामिन के ले रहे हैं तभी होगा। एंड जो डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन क्या क्या आएंगे, डिफिशियंसी में अकर ड्यू टू दी फॉल्टी एब्जॉर्प्शन। तो फॉल्टी एब्जॉर्प्शन कब होगा, लैक ऑफ बाइल सॉल्ट है ही नहीं, लॉस ऑफ विटामिन इन दी फीसेस हो रहा है लाइक इन डायरियल डिजीज़, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं खूब जम के जो कि गट फ्लोरा को किल कर रहा है, जो वही से विटामिन के सिंथेसिस करते हैं। डिफिशियंसी विल लीड टू दी लैक ऑफ एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इन दी सर्कुलेशन एंड ब्लड कोएगुलेशन इज एडवर्सली अफेक्टेड। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी इवन इन द माइनर इंजरी एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर कंफर्मेशन। तो सीरम विटामिन के लेवल विल डिक्रीज एंड ब्लड क्लॉटिंग टाइम विल इंक्रीज, PTINR विल इंक्रीज। ट्रीटमेंट में डाइट रिच इन विटामिन के, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पाइनैक, टोमेटोज, अल्फाल्फा, ये सारे जो हैं इनमें विटामिन के होता है अच्छा खासा। एनिमल सोर्स देखेंगे तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, मिल्क, मीट, लिवर, एग योक, ये सब में मिलता है विटामिन के। इंजेक्शन विटामिन के जो है 10 मिलीग्राम DPIM लगाते हैं 5 डेज़ के लिए और FFP ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं विटामिन के डिफिशिएंसी दूर करना है। तो ये हो गया हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में फर्स्ट है अपना विटामिन C, स्कॉर्बिक एसिड। ये स्कॉर्बिक एसिड है तो बायोलॉजिकल फंक्शंस देखें स्कॉर्बिक एसिड का, तो कोलेजन मेटाबॉलिज्म, विटामिन C plays a role in the coenzyme in प्रोटोकोलेजन से कोलेजन बनाता है बिकॉज दे विल बी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लाइसिन का हाइड्रोक्सी प्रोटीन हाइड्रोक्सीलाइसिन में। प्रोटोकोलेजन से कोलेजन बन जाएगा, कोएंजाइम तरह रोल प्ले किया एंड इट इज एसेंशियल फॉर दी जो हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, एसेंशियल फॉर दी कोलेजन क्रॉस लिंकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू एंड वुंड हीलिंग में काम आएगा। रिक्वायर्ड फॉर द बोन फॉर्मेशन ऑल्सो। एंटी एनीमिया इफेक्ट होता है, इट इन्हेंसेस दी आयरन एब्जॉर्प्शन बाय कीपिंग इट इन फेरस फॉर्म एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फेरेटिन जो कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ दी आयरन होता है एंड इट हेल्प्स इन द मोबिलाइजेशन ऑफ आयरन फ्रॉम फेरेटिन एंड essential for the tryptophan metabolism in the synthesis of serotonin required for tyrosine metabolism is needed for the formation of tetrahydrofolate चाहिए
involves in the maturation of the erythrocytes. The role in the synthesis of hormone, peptide hormone that contains the terminal glycine necessary for the hydroxylation reaction in the synthesis of corticosteroid. Strong antioxidant है, pairs the vitamin A and E and some vitamin B complex from the oxidation, and decreases the risk of cataract formation and decreases the risk of chronic diseases like coronary heart disease and cataract. इसके अलावा विटामिन सी है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इंक्रीजेज द फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स. Role of cholesterol cholesterol metabolism, so it required in the hemoglobin, and degeneration अगर हो गया hemoglobin का तो bile pigments बनते हैं, and required for the bile acid synthesis because chronic latent vitamins की deficiency होती है, तो it will lead to the hypercholesterolemia and atherosclerosis होगी उसकी वजह से. विटामिन सी डिफिशियंसी जो है कैसे होती है, डाइटरी डिफिशियंसी हो सकती है अगर RDA से बहुत कम ले रहे हैं तो लाइक 60 से 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर RDA होता है, अगर इससे बहुत कम ले रहे हैं डिफिशियंसी हो सकती है. हायर इंक्रीज रिक्वायरमेंट है अप टू 20 से 40% रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तब भी डिफिशियंसी हो सकती है. डिफिशियंसी होगी तो स्कर्वी डिजीज हो जाती है. स्कर्वी में क्या होगा, स्पॉन्जियन सोरगम्स हो जाएगा, लूज टीथ एंड ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, इंक्रीज्ड जो इम्यूनोकॉम्पिटेंस, डिक्रीज इम्यूनोकॉम्पिटेंस, swollen joints, fragile blood vessels, hemorrhage and delayed wound healing, sluggish hormonal action of the adrenal cortex and gonads, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट जो डाइटरी सोर्सेज हैं लाइक सिट्रस फ्रूट्स एंड लेमन, ऑरेंज एट्सेट्रा. फिर गूसबेरी है लाइक जो आंवला होता है, गुआवा है, अमरूद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैबेज, स्पाइनैक आ जाएगा, टोमेटो, पोटैटोज़ जो है, पोटैटोज़ में मिली जो उसकी स्किन होती है, ये सब में देयर विल प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी. और विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, TDS डोज में ले सकते हैं 15 डेज़ और उससे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. तो ये सारी चीज़ें हो गई. सो ये हमारे जो है विटामिन सी तक कंप्लीट हो गया. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऑनवर्ड्स ना विल कवर इन दी नेक्स्ट वीडियो. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.